क्वेश्चंस में डिस्कस कर रही हूं आपसे। अब देखते हैं आपने कितना केमिस्ट्री पढ़ा, बहुत बोलते हो ना आप लोग, और कितना केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया और आपने कितना गेन किया। पहले 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर ले फटाफट से जो आपको पढ़ाया है उतने में, ठीक है। साइंस स्पेशल 25 वाले तुम लोगों को पीरियड टेबल नहीं पढ़ाया है, लेकिन 24 वालों को पढ़ा चुकी हूं अच्छे से, तो वो बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, कार्तिक पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, ब्लॉक करवा दूंगी नहीं तो। आई बस समझ में, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। बकवास कर रही आ जाती हो, मैं 2 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया, क्लास में एवरीडे लेट कब होती हूं मैं, कभी क्लास में लेट नहीं होती हूं, बस आना है क्लास में, टीचर में कमी निकालनी है। चलो सुनो, कहते तो आते ही बोल दिया, माफी भी मांग ली थी भाई, मैं क्लास नहीं लगाती हूं, जो क्लास लगाते हैं वो 5-7 मिनट लेते हैं, 2 बजे क्लास 4-5 लगती है, स्टाफ फ्री भी होता है, ठीक है। चलो आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन है, बायोलॉजी की क्लास में करवा चुकी हूं, अब मैं यहां पे करवाऊंगी आज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करोगे, मैं एक का भी नहीं करूंगी, मैं पढ़ा चुकी हूं, मैं एक का भी नहीं करने वाली हूं आंसर, आप सब लोग करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूं और अब आप लोग बताओगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ग्रीन हाउस गैस इज द मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बहुत साफ साफ लिखवाया था कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, नोट्स उठा लेना, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ठीक है बच्चों। बहुत प्यार से समझाया था और कहा भी था कैसे आंसर करना है। 4 ऑप्शन थे, CFC, CH4, N2O, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। कर दोगे आंसर, नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती है। देखो ये देखो, तो कौन है ये प्रीतम, आर्गन, राजन को आर्गन, बस ऐसे करके आओगे तुम लोग एग्जाम में भी। किसने बोला आर्गन इज अ ग्रीन हाउस गैस, मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। मेरा नाम मत खराब करो, मेरा नाम खराब मत करना बिल्कुल भी, ऐसा पढ़ा के, ऐसा आंसर करके। मैंने नहीं पढ़ाया ये आर्गन वार्गन की नोबल गैस है, और आर्गन एक ग्रीन हाउस गैस है, जहां से पढ़े हो वो रिस्पांसिबल है इस चीज के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना जरा। Which of the following particles are subatomic particles? एटम के अंदर जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन थे, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, 4 नंबर पे म्यून दे रखा है, और ऑप्शन है कि 1 और 4, 1 2 3 या 2 और 3 या 1 2 3 4, चारों ऐसे आते हैं, सीरीज में ऑप्शन ऐसे आते हैं। तो सबएटॉमिक पार्टिकल्स तो 3 ही होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो ये ए बी सी तीनों वाला सही हो जाता है। अच्छा मैं क्यों आंसर बता रही हूं, आंसर तो आप लोग बताओगे ना, आंसर तो आप लोग बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बायोकेमिस्ट्री का जो आपने अच्छे से पढ़ लिया होती तो आप कर नहीं पाते। बायो के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग, कौन सी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में नहीं होता, ये भी क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन एक डीजल से, तो डीजल का चैप्टर अभी आपको पढ़ाएंगे C10 नंबर। चलो विनेगर क्या है, बताइए जरा, विनेगर क्या है। आप लोग कहते हो ना कि मैम कैसा पढ़ाते हैं, कैसा एग्जाम में आते हैं, मैं तो क्लास के अंदर डिस्कस कर रही हूं आपसे। विनेगर क्या है, ऑप्शन सुनना ध्यान से। 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन वाटर, 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, 10 से 15% सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इन वाटर। भाई विनेगर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिटिक एसिड, CH3COOH। और बहुत ध्यान से नोट्स में पढ़ोगे तो लिखा था 5% विनेगर में सिर्फ आपका एसिटिक एसिड होता है, CH3COH, बाकी के 95% में अपन पानी मिलाते हैं, फिर प्याज व्याज डाल देते हैं उसके अंदर, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। हो गया, देख रहे हो, तीनों क्वेश्चन करवाए, अभी तक तीनों पूछे, तीनों नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। मैं गुस्सा इसलिए हो रही हूं क्योंकि आप लोग 2 मिनट टीचर लेट होता है, मैं अब 2 मिनट क्लास में लेट हो गई, 2 मिनट क्लास में लेट हो गई है, और आंसर आप ऐसे कर रहे हो कि ग्रीन हाउस गैस आर्गन है ना। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब बच्चों को मैं ढंग से पढ़ा देती हूं, फिर वो पेपर में नहीं करके आते हैं। चलो एक आज पढ़ाऊंगी कैटलिस्ट, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन, ये आज की क्लास में आएगा कि जब हम तेल से घी बनाते हैं, डालडा घी बनाते हैं, तो वहां पर कौन सा कैटलिस्ट काम में आता है, वो आपने नहीं पढ़ा, आज हम कैटलिस्ट पढ़ाने आए, आपने हेडिंग देख ली होगी, तो ये आज की क्लास से आपको मिल जाता, ठीक है। चौथा, नेक्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, कितने क्वेश्चन करवाए थे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, एटॉमिक रेडियस से, और कहा था पक्का मिलेगा क्वेश्चन परमाणु त्रिज्या से। अब जो साइंस स्पेशल 25 वाले, आप 26 वाले, आपको 25 वालों को नहीं पता है, आप लोगों का बैच में पढ़ाया नहीं है मैंने पीरियोडिक टेबल ना, 24 वालों के लिए एटॉमिक रेडियस कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। ऊपर से नीचे आते हो ग्रुप में तो बढ़ती है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस सेल बढ़ता है ना, जबकि लेफ्ट से राइट में जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। रीजन भी बताया था क्यों। तो 4 पूछा है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस, इन कौन से ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर पूछा है। करेक्ट ऑर्डर आपको बनाना है, मैं बता देती हूं, यहां लिथियम आता है, यहां सोडियम आता है ना, और बेरिलियम तो फिर दूसरे में चला गया, ऑक्सीजन इधर था। अब कितना अच्छे से इसके 10 क्वेश्चन करवाए थे क्लास में, अगर अब भी आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप टीचर की गलती नहीं है, अब आपकी गलती है। नेक्स्ट सुनो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। हां, लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, ये तो पढ़ा चुकी हूं आपके बैच में सब में। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, ये क्वेश्चन भी है एक, हालांकि वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नोट मैंने कहा था अगर पेपर देने जाने से पहले अगर मेरी क्लास के नोट भी पढ़ जाओगे ना तो 50% क्वेश्चन सही कराओगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी अणु होता क्या है भाई, जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर की तरह काम करे। 4 ऑप्शन थे, पूछ रहा है क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्या सोडियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्या P4O10 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, या Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब इसका करो तुम लोग गलत आंसर, अब करो इसका गलत आंसर तुम लोग, बस तुम लोग नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए देख रहे हो, है ना। सीडीएस के पेपर क्वेश्चन है बेटा, मेरे पास सेट 4 है, सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 93 है, कल और परसों सीडीएस का पेपर हुआ, आप लोगों को नहीं पता क्या ये चीज। हां जी, अब देखो गौरी कह रही है अमीनो एसिड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। गौरी मैंने नहीं पढ़ाया ऐसा बेटा, मैंने नहीं पढ़ाया ऐसा, बिल्कुल नहीं पढ़ाया मैंने। नोट में साफ साफ 50 बार, 2 बार नोट्स में मिलेगा मेरे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब भी आप गलत कर रहे हो, अब टीचर की कमी निकालोगे क्या है। चलो नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट आए कोई और केमिस्ट्री का क्वेश्चन। रिएक्टिविटी सीरीज, अगेन साइंस स्पेशल 25 वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को भी करवा चुकी हूं। हां, सबको करवा चुकी हूं। रिएक्टिविटी सीरीज वो कासी वाला याद है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है HCl, HCl क्या होता है, एसिड। तो मैंने मैटर्स की रिएक्शन बताई थी आपकी कि एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती है, तो आपसे पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर चूज करो कि HCl के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवाई थी ना, लिखवाई थी ना, अब उसी से आंसर होगा, उसी से आंसर होगा। रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज छोड़ो, मैंने ये भी लिखवाया था जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, और उसके बाद ये पढ़ाया था कौन सी मेटल कैसे रिएक्ट करेगी उस सीरीज में। जो ऊपर आते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो नीचे आते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो बीच में आते हैं वो मतलब रिएक्ट करते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कर लेते क्वेश्चन, आराम से कर लेते आप। चलो अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का,
बायोलॉजी में बताना जरा, अंडे का सफेद वाले पार्ट में बना के भी बताया था कि आप अंडा खाते हो ना, अंडे में 3 चीजें होती हैं, सबसे बाहर वाला कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, केमिस्ट्री बायो दोनों में पढ़ा चुकी हूं, इसको आप उतार के फेंक देते हो, फिर अंडा गर्म करते हो तो ये व्हाइट वाले पार्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और इसके अंदर जो योक सैक होता है, कुछ लोग नहीं खाते हैं जो जिम विम करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि इसमें फैट का कंटेंट ज्यादा होता है, कुत्ते खा लेते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है उनके बॉडी में। बताइए क्वेश्चन क्या पूछा कि सफेद वाला पार्ट जो अंडे का गर्म करने के बाद सफेद होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, आंसर प्रोटीन था। बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से, देख लेना आपने नोट्स में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पल्स रेट से क्वेश्चन आ रखा है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से, हाँ मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल, हाँ जी, कच्ची शराब क्यों टॉक्सिक है, क्वेश्चन पूछा है मिथेनॉल जहरीली है क्यों है, मिथेनॉल जहरीली है क्यों नहीं, क्यों है, हाँ काशीनाथ को माली आलू वाले जो सारा वो ट्रिक बताया था ना उसी से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पूछा है कि मिथेनॉल जो होती है वो जहरीली, पढ़ाया था ना, कच्ची शराब पियोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, या आपके फेफड़ों के अंदर क्या जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म में ज्यादा घुल जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है मिथेनॉल कच्ची शराब से। ये कुछ सीरियस के पेपर के क्वेश्चन थे बच्चा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाते, ठीक है, देख लेना, बाकी आप पेपर डाउनलोड कर लेना, अभी तक तो बहुत सारी वेबसाइट पे आ गया होगा, मेरे पास सेट 4 था क्योंकि अलग अलग सेट में नंबरिंग अलग मिलेगी क्वेश्चंस की, ठीक है बच्चा। तो इसलिए मैं कहती हूं ढंग से पढ़ लोगे ना इस बैच में तो आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने वाले हो, मैंने आप लोगों को इस तरीके से तैयार कर दिया बायोलॉजी केमिस्ट्री में, बात समझ रहे हो, चलो आ जाओ आ जाओ। अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और आज के चैप्टर से क्वेश्चन भी आ रखा था, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को हम हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक। और मैं एक चीज यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं, अगर आप एनडीए सीरीज से क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, यकीन मानिए एसएससी वैसे सब तो छोटे एग्जाम है आपके लिए, क्योंकि एनडीए सीरीज के क्वेश्चन का लेवल होता है, और मेरी क्लास में तो हर बार ये बोलती हूं सबसे अच्छे एग्जाम ये लगते हैं एनडीए सीरीज, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। होता क्या है कैटलिस्ट, वो सुनो, आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, A प्लस बी आपने रिएक्टेंट लिए, आपके प्रोडक्ट बने C प्लस डी, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के 20 मिनट में हो रही थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 मिनट में ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, लेकिन आपने यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है अब 10 मिनट में हो जाए, टाइम कम भी लग सकता है, 20 से 10 मिनट हो सकती है, हो सकता है आपने यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे आपने ऐसा कैटलिस्ट ऐड कर दिया कि ये केमिकल रिएक्शन अब 30 मिनट में हो, ये केमिकल रिएक्शन अब 30 मिनट में हो रही है। तो बच्चा कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ, जो रेट है केमिकल रिएक्शन की, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है, उसको बढ़ा भी सकता है और उसको घटा भी सकता है। जनरली आप लोग ये सोचते हो कि कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज भी कर सकता है वो। कैटलिस्ट दोनों नेचर के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेचर के होते हैं। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इस केमिकल रिएक्शन को या तो बहुत स्पीड में फास्ट करवा दे या स्लो करवा दे, या तो बहुत जल्दी करवा दे या बहुत धीमे कर दे इस केमिकल रिएक्शन को, उसी को कैटलिस्ट, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है बेटा। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेशन की प्रोसेस में यहाँ कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐड करा तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो बढ़ा रहा है या घटा रहा है उसको आप कैटलिस्ट कहते हो, सिर्फ इंक्रीज करने को कैटलिस्ट नहीं कहते हो। तो लिख दो एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आगे इंक्रीज सिंबल लगा दो, केमिकल रिएक्शन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को जो इंक्रीज भी कर सकता है और जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, लिख दो जो रासायनिक, ऐसा कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा और घटा सके, बढ़ा और घटा सके, और घटा सके, दोनों काम कर दे, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम ये कैटलिस्ट किसके बने हुए होते हैं, ये कैटलिस्ट किसके बने हुए होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, एग्जाम में आ सकता है। पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़ी है उनको अच्छे से पता है, ये एस ब्लॉक होता है यहाँ पर, ये इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको नीचे वाले को हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में जो यहाँ पे मेटल्स आती हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, पढ़ाया था ना, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट होते हैं, 40 के 40 मेटल होते हैं, ऑल आर मेटल्स, सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस डी ब्लॉक में जो मेटल्स होती है ना, ये सबसे ज्यादा एज ए कैटलिस्ट काम में आती है, ये सबसे ज्यादा एज ए कैटलिस्ट काम में आती है। तो लिख दो कैटलिस्ट आर मेड अप ऑफ, कैटलिस्ट आर मेड अप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, हिंदी में लिखो उत्प्रेरक संक्रमण धातुओं के बने हुए होते हैं, उत्प्रेरक संक्रमण धातुओं के बने हुए होते हैं, संक्रमण धातुओं के बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं, बने होते हैं। लेकिन बच्चों ये चीज याद रखिएगा, बायो कैटलिस्ट हम किसको बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट हम एंजाइम्स को कहते हैं। हालांकि मैं ये बायोलॉजी में आपको पढ़ा चुकी हूं कि जो जैव उत्प्रेरक होते हैं ना, जैव उत्प्रेरक, वो हम बायोलॉजी में एंजाइम्स को कहते हैं। हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं ना, वो भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन उसको हम बायो, लिविंग बॉडी में है ना, इसलिए हम इसको बायो कैटलिस्ट कह देते हैं, जैव उत्प्रेरक कह देते हैं। तो ये पूछ लेना कि ह्यूमन बॉडी का बायो कैटलिस्ट कौन है, तब आपका आंसर एंजाइम होगा। वैसे आपके कैटलिस्ट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के बने हुए होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। हो गया क्लियर, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे कुछ कैटलिस्ट के नाम लिखवा रही हूं जो आपको वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन तो सीरीज के पेपर में ही आ गया है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी कोई बात नहीं, आज थोड़ा पढ़ाई दो, नीरज कह जवाब दो, मतलब ऑर्डर दे रहे हो क्या, जवाब दो आपके क्वेश्चन का, और तमीज से बात करो टीचर से। मैं बहुत तुम लोगों के बैच में 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो इतने बदतमीज है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने हमेशा उनके कमेंट्स अवॉइड किए, हमेशा। मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं होती है क्लास में। चलो कुछ लिखेंगे हम, कैटलिस्ट के नाम लिखेंगे, अगले पेज पे लिखते हैं, इस पे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा नहीं तो। सुनो, सबसे पहला, सबसे ज्यादा जो कल सीरीज के पेपर में पूछा गया कैटलिस्ट, वो कौन सा, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जो प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजनेशन जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया, इसमें कौन कौन से कैटलिस्ट काम में आते हैं। हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण ये एक प्रक्रिया है, इससे हम क्या बनाते हैं, इसमें हम जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल का मतलब होता है बच्चा सब्जियों का तेल, सब्जियों से तेल मिलता है ना जो, ठीक है। सब्जियों के जो तेल होते हैं, वेजिटेबल तेल या वनस्पति तेल जिसको बोलते हैं, जो प्लांट से मिलता है तेल, ठीक है, जो वनस्पति तेल होता है उस तेल से हम घी बनाते हैं बच्चा, डालडा घी। डालडा घी को साइंस में वनस्पति घी बोल देते हैं। क्या बनाते हैं हम, वनस्पति घी बनाते हैं। तो
ये जो तेल से घी बन रहा है ना, इसी केमिकल रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहा जाता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सब्जियों जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, जहां से हम डालडा घी, वनस्पति घी बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें कैटलिस्ट क्या क्या काम में लिया जाता है, ये आपसे एग्जामिनर पूछता है। 3 कैटलिस्ट काम आते हैं यहाँ पे। पहला है निकिल, दूसरा है पीडी, पीडी का मतलब होता है पैलेडियम, पैलेडियम, और तीसरा है पीटी, पीटी का मतलब प्लैटिनम। अब अपन देखें सीरीज के पेपर में क्या ऑप्शन था। देखिए सीरीज के पेपर में कौन सा ऑप्शन था, चलो अभी बता देती हूँ कि कौन सा ऑप्शन था सीरीज के पेपर में। सीरीज के पेपर ऑप्शन कॉपर और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस तो लिखना भूल गए, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो मेन है, हाइड्रोजन गैस, निकिल, या फिर आप साथ में याद रखोगे बच्चा कौन कौन सा, आपका पैलेडियम और प्लैटिनम। अब आपके पास जो पेपर में जो ऑप्शन आया था वो क्या क्या ऑप्शन आया था, वो था कॉपर, और कॉपर तो हो नहीं सकता, आयरन, हाइड्रोजन गैस, आयरन हो नहीं सकता, जिंक था, जिंक हो नहीं सकता, निकिल और हाइड्रोजन, तो निकिल और हाइड्रोजन गैस ये दो काम में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपको सही करना था। तो तेल से घी बनाने की, डालडा घी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, आगे समझाएंगे कैसे होता है इसमें, ठीक है। और वहां पर हाइड्रोजन गैस, निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम, ये 4 कैटलिस्ट यूज में ले आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है हाइड्रोजन गैस। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस काम में आती है, ठीक है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस काम में आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। सिर्फ नाम याद रखना है आपको, यहाँ पे जितना मैं बताऊंगी उतना याद रखना है। कांटेक्ट प्रोसेस। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचेंगे कि मैम कुछ अलग बताएंगे हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में इसको कांटेक्ट अभिक्रिया ही कहा जाता है। हिंदी मीडियम में यहाँ पे क्या कहा जाता है, कांटेक्ट अभिक्रिया। ये केमिस्ट्री में कहाँ काम आती है, ये काम आती है एसिड बनाने में। कौन सा एसिड है ये तो पढ़ा चुकी हूँ सबको। ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बनाते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट विधि के द्वारा। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम काम में लेते हैं वो लेते हैं V2O5। V2O5 का मतलब होता है वेनेडियम ऑक्साइड। V2O5 का मतलब होता है वेनेडियम ऑक्साइड। तो या तो फॉर्मूला या कोई सिंबल देके पूछ सकता है, या फुल फॉर्म देके पूछ सकता है, बच्चा कैसे भी पूछ सकता है। तो दूसरा ये हो गया कैटलिस्ट। तीसरा पूछता है हेबर्स प्रोसेस में, ये बहुत फेमस है, इसको स्टार करना बच्चा। हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट काम में लेते हैं। हेबर्स प्रोसेस का मतलब होता है बच्चा हेबर विधि। हेबर विधि से हम क्या बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है जो ब्रैकेट में लिख रही है, बनाते हैं। देखो यहाँ क्या बनाया, तेल से घी, और ये कैटलिस्ट यूज में लिए, ठीक है। यहाँ क्या बनाते हैं, यहाँ हम अमोनिया बनाते हैं। हेबर्स प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं, कुछ नहीं, एन नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के हम हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट काम में आता है वो आपसे पूछेगा, दैट इज आयरन। आयरन, अब आयरन का सिंबल भी हो सकता है, और आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, Fe होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा पॉलीथीन बनाना। पॉलीमर वाला चैप्टर याद है, याद ही होगा। पॉलीमर वाले चैप्टर में हम पॉलीथीन बनाए थे, किससे बनाए थे, इथीन के बहुलकीकरण से। बताया था ना, इथीन से हम इथीन के बार-बार रिपीट यूनिट करके, पॉलीमराइजेशन करके, बहुलकीकरण करके हम पॉलीथीन नाम का बहुलक बना लेते हैं। तो पॉलीथीन कौन सी प्रोसेस से बनता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि बहुलकीकरण या पॉलीथीन बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं बहुलकीकरण करने में। तो क्या बनाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम पॉलीथीन बनाते हैं, काम में लेते हैं जिगलार नाटा। अब आपको हम कैसा नाम है, अब नाम जैसे भैया आपको याद करना पड़ेगा। पॉलीथीन बनाने में जिगलार नाटा नाम करके आप एक बहुलक, आप एक कैटलिस्ट ऐड करते हो। हिंदी में सेम नाम है, जिगलार नाटा। अब पता है ये जिगलार नाटा क्या होता है, ये होता है ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। लिख लो इसका, अगर लिखना है तो इसका केमिकल नेम क्या है, लिखना चाहते हो केमिकल नेम तो लिख लो, यहीं पे ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो ट्राई एथाइल, हिंदी में सेम नाम रहेगा बेटा, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम, फिर कोमा लगाना, फिर आप लिखना टाइटेनियम। टाइटेनियम के बारे में पढ़ाया था ना आपको, मैंने कहाँ काम आती है टाइटेनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड ये इसका केमिकल नेम है। लेकिन कॉमर्शियली तरीके से पॉलीथीन बहुत बनता है, आप जानते हो कॉमर्शियल तरीके से, तो इसका नाम जिगलार नाटा पड़ गया। तो आपसे पूछेगा पॉलीथीन बनाने में या पॉलीमराइजेशन केमिकल रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन में जिगलार नाटा हो सकता है, और वहां पे ऑप्शन में ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम या टेट्राक्लोराइड। ये कोमा लगा के लिखना। इसको हम कॉमर्शियल तरीके से क्या बोल देते हैं, आप बताओगे जिगलार नाटा कह देते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक 5 नंबर का कैटलिस्ट और याद करो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, जहां से पेट्रोल डीजल बनता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कौन से कैटलिस्ट काम में आते हैं, 2। एक तो जियोलाइट, जियोलाइट याद है आपको, हाँ जी जियोलाइट याद है आपको, कहां पढ़ा था हमने, जियोलाइट पढ़ा चुकी हूं, लास्ट क्लास में पढ़ा के गई हूं। यहाँ पर 2 कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक जियोलाइट का सेम नाम जियोलाइट है हिंदी में, ठीक है, पहला जियोलाइट, और दूसरा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा यहाँ पर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं। ये वही कैटलिस्ट है 5 जो आपको मैंने पढ़ाए, जो हर एक एग्जाम में आते हैं। ये 5 आपको याद रखना है बस। कैटलिस्ट क्या करेगा, जहां पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसकी रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, आप कैटलिस्ट ऐड कर दोगे तो बहुत स्पीड में होने लग जाएगी। कैटलिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर के होते हैं। अब मैंने कहा था कैटलिस्ट किसके बने हुए होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के। देखो निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, आयरन, वेनेडियम, ये सब कहां के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही तो थे, डी ब्लॉक में ही तो थे, राइट। तो याद रखिएगा बच्चा कि जब हम तेल से घी बनाते हैं वहां पे हाइड्रोजन गैस को एज ए कैटलिस्ट, हाइड्रोजन गैस नहीं है तो निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये चारों रट्टे लगा लो, एग्जाम में आते हैं, ये काम में लेते हैं। दूसरा कांटेक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए उस केमिकल रिएक्शन में हम वेनेडियम ऑक्साइड नाम का एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं। हेबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया बनाने के लिए वहां पे कैटलिस्ट हम आयरन ऐड करते हैं। पॉलीथीन बनाने के लिए हम पॉलीमराइजेशन केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, वहां पे जिगलार नाटा करके एक कमर्शियल नेम है, जिसका केमिकल नेम ये है ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये हम काम में लेते हैं एज ए कैटलिस्ट। पेट्रोल बनाने के लिए जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे जियोलाइट या H2SO4 दोनों काम में लेते हैं। ये 5 आपको कैटलिस्ट याद करने थे बेटा, ये 5 आपको कैटलिस्ट एग्जाम में, और सबसे ऊपर वाला देख लो, आज बता दिया सीरीज के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब हम थोड़ी सी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ इसको तेल से घी बनाने वाला देखिए जरा कैसे। देखो तेल से घी बनाने में हम हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कहां काम में लेते हैं, हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में काम में लेते हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब भी हम कहीं पर हाइड्रोजनीकरण विधि करवाते हैं तो वहां पर हम हाइड्रोजन गैस को एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं।
ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? शायद मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो लिख दो। हाइड्रोजन गैस की खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी बेटा। हेनरी कैवेंडिश करके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी की थी। जबकि बच्चों हाइड्रोजन गैस का जो नाम है, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था। किसने दिया था? एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था। और एंटोनी लेवोइजियर कौन है आपको पता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ये रसायन विज्ञान के जनक भी हैं ये, जैसे आपके बायोलॉजी के कौन है? अरिस्टोटल है। वैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पिता या जनक हम किसको बोलते हैं? इनको ही बोलते हैं, रसायन विज्ञान के पिता। तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में काम में आती है। अरे होती क्या है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस? यहां से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, वो सुनो। मैंने आपको पढ़ाया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पढ़ाया था ना बच्चा? संतृप्त फैट और असंतृप्त फैट क्या होती है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है ना? जब मैंने फैट करवाया था तो वहां पर पढ़ाया था 2 टाइप की फैट होती है। तो हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में करते क्या है? ऐसी वेजिटेबल्स लेते हैं जिनमें तेल निकलता है, वेजिटेबल ऑयल वाली सब्जियां लेते हैं हम जिनके अंदर तेल, तेल का मतलब उनमें फैट होगा तभी तो तेल निकलेगा। और हम ये कह सकते हैं हम ऐसी फैट लेते हैं जो अनसैचुरेटेड फैट है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में करते क्या है? हम अनसैचुरेटेड फैट्स की हिंदी में लिखोगे असंतृप्त वसा को लेते हैं। और ये असंतृप्त वसा किसमें मिलती है? तो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था वेजिटेबल ऑयल से मिलती है हमें। इसको लेते हैं हम, यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स जिनमें क्या होती है? अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। जैसे अगर अनसैचुरेटेड फैट होती है तो वहां पर कितने बॉन्ड होते हैं? तो वहां पर आप जानते हो 2 या 3 बॉन्ड होते हैं। ये तो पढ़ाया था मैंने कि अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट क्या होती है बच्चा? तो आप बताओगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या उसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं। यही बात तो मैं आपको पढ़ा चुकी थी। साउंड आ रही है ना? हाँ साउंड आ रही है ना? बिल्कुल। तो आपने कोई भी ऐसी क्या ली? कार्बोहाइड्रेट ली जिसके अंदर डबल बॉन्ड था, CH2 2 बॉन्ड थे, ठीक है? तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसा है। और इसको आप घी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन गैस को एज ए कैटलिस्ट डाल दोगे। अब हाइड्रोजन गैस के साथ साथ और हम क्या क्या ले सकते थे? हम निकल ले सकते थे, प्लैटिनम ले सकते थे, पैलेडियम ले सकते थे, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन होंगे कितने एटम? हाइड्रोजन के 2। तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन, ये जो अनसैचुरेटेड फैट है ना, इसके यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जितने बॉन्ड तोड़वाने उतने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, ठीक है? ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहां से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सिंगल बॉन्ड वाला CH3 तो सिंगल बॉन्ड जहां होता है उसी को ही तो आप क्या कहते हो? सैचुरेटेड फैट कहते हो। क्या कहते हो? संतृप्त वसा कहते हो। इसको क्या कहते हैं हम? संतृप्त वसा कहते हैं। तो इसी केमिकल रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चा? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। एक बार लास्टली सुन लो, हम तेल से घी बनाते हैं। ये तेल था क्योंकि तेलों में क्या होती है? अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। और अनसैचुरेटेड फैट क्या होती हैं? जिनके हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखो ना यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 2। तो ये कैसी फैट होगी? ये अनसैचुरेटेड फैट होगी, असंतृप्त वसा होगी। तो आपने इसमें एज ए कैटलिस्ट हाइड्रोजन गैस डाल दी, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ के बॉन्ड को तोड़ देगी। जितने बॉन्ड तोड़वाने उतने ही हाइड्रोजन आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है बच्चा? तो आपने क्या किया? इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को खत्म कर लिया। तो हाइड्रोजन गैस के ये 2 मॉलिक्यूल इन दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए और बन गया CH3 बॉन्ड सिंगल बच गया। तो ये क्या, कैसी फैट है? ये सैचुरेटेड फैट है। अब ये तेल नहीं बचा, ये घी हो गया। और इसी घी को हम डालडा घी कहते हैं, या केमिस्ट्री में वनस्पति घी कहते हैं। इसी को हम वनस्पति घी कहते हैं, और आम भाषा में हम लोग जब लेके आते हैं तो डालडा वालडा के नाम से जानते हैं। अब आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ये कैसी केमिकल रिएक्शन है? यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहती हूँ। हाँ भाई, जितने बॉन्ड तोड़ने हैं उतने ही हाइड्रोजन आपको देने पड़ेंगे पंकज जी, यही हमने पढ़ाया है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, अलग कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है? विजेंद्र थैंक यू बेटा। चल आंसर करो फटाक से। हाँ गगन घी आता है, बहुत सारे ब्रांड, गगन तो ब्रांड का नेम है ना? चल आंसर करो, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में? अरे हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है, देखो ना 2 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन हो गए। और हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो वो कैसा केमिकल रिएक्शन होता है? जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है वो कैसा होता है? वो अपचयन होता है, वो रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये भी एग्जामिनर का क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो एक बार फिर से सुन लो, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, जबकि इस गैस का जो नाम है हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन जो नाम है वो एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था। ये हाइड्रोजन गैस हम मोस्टली यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस में, तेल से घी बनाने में। तेल से घी इस केमिकल रिएक्शन से बनता है और इसी को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट को हम सैचुरेटेड फैट में बदलते हैं। कुछ बुक्स वाले ऐसे लिख देते हैं, कुछ बुक्स वाले लिख देते हैं तेल से घी बनाते हैं हम इसमें, कुछ वाले बुक वाले लिख देते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो मैंने तीनों परिभाषा लिखवा दी आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कैसा केमिकल रिएक्शन है? यहाँ हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो हाइड्रोजनीकरण विधि रिडक्शन टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। तोता जी कह रहे हैं आपका नाम क्या है? बाप रे, आपको अभी तक नाम नहीं पता लगा मेरा है, हो गया? तो ये छोटा सा चैप्टर था कैटलिस्ट, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं एक छोटा सा चैप्टर जोर पढ़ाने वाली हूं, 15-20 अभी तो है 15 मिनट का चैप्टर है, बस 15 ही मिनट का चैप्टर है। हाँ भाई, हाइड्रोजनीकरण अगर पूछ लेना, तेल से घी बनने वाली प्रोसेस किस टाइप का केमिकल रिएक्शन? रिडक्शन है, अपचयन विधि है। चलो अब सुनो, एग्जाम में आता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालना। रेलवे वाले बच्चों बोलते हैं न्यूमेरिकल्स करवा दो, ठीक है? एग्जाम में आते हैं बेटा ये मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? हिंदी में लिख लो, आणविक भार या आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? या उसी को केमिस्ट्री में मास और द्रव्यमान, एक मास और वेट एक ही चीज होती है, फिजिक्स में आपको अलग होता होगा, मुझे नहीं पता। आणविक द्रव्यमान या आणविक भार कैसे निकालते हैं? बच्चा अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की या एनटीपीसी के पिछले क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आया था H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है? आता है H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है? अब जरा सुनो कैसे आता है, कैसे निकालना है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। किसका मास? मॉलिक्यूल का। किसका मास? नाम से क्लियर है, मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अणु। अणु कब बनते हैं भाई? जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 एटम है,
किस किस एलिमेंट के, दो एलिमेंट से बना हुआ, एलिमेंट एलिमेंट से जुड़ता है, तत्व तत्व से जुड़ता है, तभी तो मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों है। तो मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से जुड़ता है तो मॉलिक्यूल बनते हैं केमिस्ट्री में। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। जब परमाणु परमाणु के साथ जुड़ता है, परमाणु परमाणु के साथ जुड़ता है तो अणु बनाता है। तो आपसे कभी भी एटम का मास नहीं पूछा है यहाँ पे, है ना? क्या पूछा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? मॉलिक्यूल्स का होगा। ये नहीं पूछेगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नहीं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है नहीं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, एक H है। इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं हो सकता, एटॉमिक मास हो सकता है हाइड्रोजन का, एक होता है, वो आपको सबको पता है, राइट? तो ये बताओ कि हमेशा मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होगा, और मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटलीस्ट दो एलिमेंट तो चाहिए ना, दो तो चाहिए, दो से तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, दो तो चाहिए मिनिमम। एक तो क्या होता है? एलिमेंट होता है, एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है। तो ये बताओ कि जो भी हमें गिवन क्वेश्चन दिया एग्जाम में, तो उसमें वो मॉलिक्यूल ही देगा, है ना? जैसे ये सारे मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल है, मीथेन इथेन सब मॉलिक्यूल है, राइट? तो अब आप जब मॉलिक्यूलर मास किसी का निकालते हो, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना, उसमें जो एटम है उनका एटॉमिक वेट क्या होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CO2, किस किस से बना हुआ है? ये कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के कितने? दो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जब कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिले, तब जाके हमें एक मॉलिक्यूल CO2 मिला। तो इस ओवरऑल CO2 का आपको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो भैया इसके एटम का आपको एटॉमिक वेट को प्लस ही तो करना है। तो कुछ नहीं करना, कार्बन का एटॉमिक वेट जितना भी है, अब एटॉमिक वेट आपको याद करने पड़ेंगे 20 तक। ये बात हम पहली क्लास में केमिस्ट्री की क्लियर कर चुके हैं। 20 तक एलिमेंट्स, उनके नाम, उनके एटॉमिक मास, मैंने ट्रिक बता रखी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, उससे याद कर लो। ट्रिक तक बता चुकी हूं मैं आपको कैसे याद करोगे, ठीक है? तो वो वहां से आप याद कर लेना। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है? ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2, तो 16 × 2 हो जाएगा ना। अब 16 × 2 कितने? 32, और 32 में आप कितने जोड़ोगे? 12, तो 12 में 32 जोड़ोगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आ गया। और कितना है? 30 और 10 40 और 44। अब 44 के आगे ऐसे U लिखा हुआ आएगा, ऐसे U लिखा हुआ आएगा, ठीक है? तो ये U यहाँ पे बताता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44U है। कितना? 44U है बच्चा। एक इसकी ऐसा यूनिट और भी होती है, ग्राम पर मोल भी होता है, तो हो सकता है आपको कभी ग्राम पर मोल भी लिखा हो देगा, ठीक है? यहाँ पे वैसे नहीं आता, एग्जाम में आता है तो U लिखा हुआ आता है, रेलवे में आते हैं बच्चा, LP वर्क एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो ऐसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए जो भी गिवन आपको क्वेश्चन है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पहले एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, उसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको एटॉमिक वेट याद करने पड़ेंगे। जी हाँ, हम पहली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। 20 तक एलिमेंट के याद कर लो, अच्छा 30 तक कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है, जैसे मुझे 30 तक याद है, ठीक है? चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? फटाक से बता दो, फटाक से बता दो। 18 आएगा। क्यों आएगा? हाइड्रोजन का, आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, आणविक भार कितना होता है? 1, तो एक हाइड्रोजन का एक है तो दो हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, है ना? और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो बच्चा पानी का आणविक आपसे पूछ लिया भार कितना है, आणविक द्रव्यमान, तो 18 है। ऐसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है D2O में कि D2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। भाई D2O को ये नॉर्मल पानी है ऊपर वाला, H2O इज नॉर्मल वाटर। मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, H2O इज नॉर्मल वाटर, साधारण जल, जबकि D2O इज ए हैवी वाटर। क्यों बोलते हैं इसको भारी जल? क्योंकि इससे ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया तो इसको हैवी वाटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आणविक भार ज्यादा होने की वजह से भारी जल कहते हैं इसको। अब बताओ D2O का कितना होगा? अब D2 कहां से बना? कितनी बार पढ़ाऊं? D2 हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप से बनता है। हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप को 1H2 लिखते हैं। अब ये बताओ, जब D2O इससे बना तो इसका एटॉमिक वेट एक हाइड्रोजन का कितना है? 2, तो यहाँ पर D2 है तो 2 + 2 4 हो गए, तो 4 और ऑक्सीजन तो 16 है, तो इसका कितना? 20 है। तो नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, जबकि हैवी वाटर का 20 होता है, इसीलिए आप इसको हैवी वाटर, इसको भारी जल कहते हो, इसको भारी जल कहते हो। आगे बात समझ में? चलो ये बात बहुत बहुत आता है रेलवे के एग्जाम में। बच्चा जल्दबाजी में D2O का 18 कराता है, बच्चा D2O अच्छा वो भी तो हाइड्रोजन से बनता है, 18 होगा। नहीं भाई, नॉर्मल वाटर ये था, नॉर्मल वाटर में 1H1 लेते हो, हैवी वाटर में 1H2 लेते हो, तो ये 2 + 2 2 4 हो जाएंगे ये, और नॉर्मल वाटर में 2 ही रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो अगला निकाल के दिखाओ हमने कौन सा? H2SO4। H2SO4 का बहुत आता है रेलवे के एग्जाम में। रेलवे के एग्जाम में H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना बहुत बार आता है। चलो बताओ H2SO4 का, H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन, अच्छा आप लोग बताओ, मैं क्यों बताऊं? चलो आप लोग बताओ, दो चार आप लोग बताओ फटाफट से। H2SO4 का जिन्होंने निकाल लिया है वो नेक्स्ट मुझे निकाल के दिखाओ HCl का, और उसके बाद आप मुझे निकाल के दिखाओ NaOH का। चलो फटाक से निकाल के दिखाओ मॉलिक्यूलर वेट। करने क्या है? गुणा ही तो करने हैं। अब एटॉमिक वेट तो याद करना पड़ेगा भाई, मैंने याद करवा दिया होगा आपको। चलो फटाक से बताओ H2SO4 के क्या होगा? सल्फर का बता दो, 32 होता है। अभी आपको याद नहीं है ना, याद कर लोगे तो ट्रिक वाला, मैंने ट्रिक से याद करना बता रखा है आपको उसमें। चलो मैं बता देती हूं, सल्फर का 32 लिख देती हूं, ठीक है? इसका एटॉमिक वेट 32 होता है। अब आप कर लोगे, हाइड्रोजन 2 है, 2 को गुणा किससे करोगे? सल्फर के 2 को गुणा नहीं, सॉरी 2 को प्लस, 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, सल्फर का एक ही मॉलिक्यूल 32 आएगा। ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 × 4 कर दो तो कितना आ जाएगा? जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। प्लस कर लो, जो भी आएगा वो आपका प्लस कर लो। कितना आना चाहिए? 32 और 36 94 690 98 98 सही है मैंने? आज फिर आप कह दोगे मैम सल्फर का 32 होता है, 36.5 किसका निकाल दिया आपने कुणाल? अच्छा HCl का निकाल दिया कि NaOH का निकाल दिया? अच्छा सोडियम, ये याद करने पड़ेंगे। साइंस स्पेशल 24 वाले तो याद है उनको, मैं करवा चुकी हूं। 25 वालों को आपका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा 4 या 5 क्लास का मैं वो डलवाऊंगी, वीडियो डलवाऊंगी, उससे पढ़ना, ठीक है? आइए HCl का निकालो। HCl का निकालोगे तो हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन का मैंने कहा था पॉइंट में लेते हैं अपन, लेकिन कुछ एग्जामिनर होते हैं जो पॉइंट में कंसीडर कर लेते हैं क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है? लेकिन कुछ नहीं करते, कुछ इसको 35 की वैल्यू रखते हैं और कुछ इसको 35.5 में रखते हैं। तो आपको तो ऑप्शनल एग्जाम है, आपको तो टेंशन नहीं है। तो 1 + 35 लिया तो 36 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? और अगर आपका लिया 35.5 तो बच्चा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36.5 ऐसे, ठीक है? तो इसका पॉइंट में होता है, जो पॉइंट में आते हैं वो भी मैंने वहां पे आपको याद करवा रखे हैं। NaOH का, सोडियम का 23 होता है, तो 23 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन, ये लो आपका आंसर आ जाएगा, ये लो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आना चाहिए? 23 16 5 कितना? 16 और 17 17 18 19 20 40 45 40 होगा, 40.5 है ना? या फिर 23.5 नहीं तो 40 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये लो इसका 40 39 आता है क्या यार?
प्लस कर लेना। नहीं 23 24 40 होगा। तुम्हारी मैथ्स कमजोर है। कौन है 39 वाला? प्रीतम आपकी मैथ्स कमजोर है, मैम की मैथ्स आपसे अच्छी है। देखो ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। और क्या सिखा दिया? ऐसे क्वेश्चंस रेलवे वगैरह में आ जाते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। राइट हाँ 23.5 लेते तो 40.5 आ जाता है। सोडियम का कुछ एग्जामिनर 23 कंसीडर करते हैं, कुछ 23.5 करते हैं। दोनों ऑप्शन थोड़ी ना देगा एग्जामिनर, पागल थोड़ी है तो दोनों ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चों, निकाल लोगे। बाकी आप कोई भी दे दे, आपको अमोनिया दे दे, अमोनिया का आप निकाल सकते हो। मैंने आपको दे दिया KNO3, इसका निकाल सकते हो, ये घर में प्रैक्टिस कर लेना। NaNO3 दे दे तो क्या दिक्कत है, इसी का भी दे दे। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, नाइट्रोजन का याद होना चाहिए, हाइड्रोजन के 3 प्लस कर देना, पोटेशियम का याद होना चाहिए, नाइट्रोजन 1 और ये बस काम ये है आपका। 20 तक एटॉमिक वेट आपको याद होनी चाहिए। और एटॉमिक वेट को प्लस करते हो तो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाता है, बिकॉज़ एटम से ही तो मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम से ही तो मॉलिक्यूल बनते हैं। ये लो ओके। तो आज हमने कैटलिस्ट और मॉलिक्यूलर वेट आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं केमिस्ट्री की यानी कि कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी फ्यूल। फ्यूल एक क्वेश्चन था उसमें डीजल के C10 नंबर से, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं ना, इसलिए कल मैं फ्यूल पढ़ाऊंगी, आपको ईंधन पढ़ाऊंगी। कोयले के टाइप्स, ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर, थोड़ी सी ये बातें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, तो कल हम आपको फ्यूल पढ़ाएंगे। चलो हाँ भाई गोली बिल्कुल आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर आज ठीक 2 से 3 होगी केमिस्ट्री, कल मैं फ्यूल पढ़ा दूंगी आपको, ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर, ये सब आपको पढ़ा दूंगी। नहीं तो बेटा आपके बैच में मैंने पढ़ाया नहीं है ना एटॉमिक नंबर, डोंट वरी बेटा, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना वहां पे हमने ट्रिक से पढ़ा रखा है, वहां हमने ट्रिक से पढ़ा रखा है। आपके बैच में डलवाऊंगी मैं भी, रुक जाओ, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की 4 या 5 वीडियो